कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो डेफिनेशन क्या होगा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स। अगर इस सैकराइड्स को फर्दर डिवाइड करें तो ये सैकराइड्स तीन तरह के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकराइड, दूसरा जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। लोअर कार्बोहाइड्रेट्स और लोअर सैकराइड्स को हम सिंपल बोल देते हैं शुगर्स। तो शुगर्स को अगर डिफाइन करना हो तो फिजिकल डेफिनेशन क्या होगा? जैसे शुगर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो चीज आएगी वो होगा मीठा होगा। तो फिजिकल डेफिनेशन ऑफ शुगर इज दोज कंपाउंड्स व्हिच आर स्वीट। लेकिन केमिकल डेफिनेशन क्या है? केमिकल डेफिनेशन है दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप अलोंग विथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब कम से कम दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन हो, वेदर मॉलिक्यूल साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो। जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, तो इससे हेमी एसिडल बन सकता है, हेमी एसिडल से बाद में फिर एसिडल बन सकता है। तो दोज कंपाउंड्स व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स दे आर सिंपली कॉल्ड एज शुगर्स। तो अगर हम बात करें शुगर बनाने के बारे में तो इसका मतलब अगर हम बात करें एक कार्बन पे दो OH, तो हमें मालूम है कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, इसके पास एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन से वाटर यहाँ पे निकाल लेगा। तो हमें एक ही कार्बन पे दो OH नहीं सोचना है, तो इसका मतलब हमें अगल बगल वाले कार्बन पे OH सोचना है। और अगर हमने एक ही कार्बन पे CHO के साथ अगर हमने OH लगा दिया तो एल्डिहाइड नहीं होगा बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब हमें इस कार्बन पे OH नहीं सोचना है, तो अगले वाले कार्बन पे हम सोचेंगे CHO। तो मिनिमम कार्बन अगर हम शुगर्स में सोचें तो मिनिमम कार्बन होंगे 3, 1, 2 एंड 3। तो बेसिक शुगर यूनिट जो सबसे छोटी है उसमें नंबर कार्बन है 3, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं OH, H और CH2OH, और ये कंपाउंड होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच मॉलिक्यूल इज द लोएस्ट शुगर, तो आप क्या बोलोगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द लोएस्ट शुगर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन को ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कार्बन है 3। तो मोनोसैकराइड को जब हम डिफाइन करते हैं तो मोनोसैकराइड्स को ये बोलते हैं कि दैट लोएस्ट मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दोस लोएस्ट शुगर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब उसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती है, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड में अगर नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किया जाए तो ये नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक वैरी करते हैं। अगर हमने 3 कार्बन के बारे में सोचा तो इसको बोलते हैं ट्राइओस शुगर। अगर हमने 4 कार्बन के बारे में सोचा तो इसको बोलते हैं टेट्रोस शुगर। यही अगर कार्बन का नंबर 5 हो तो ये कंपाउंड होगा पेंटोस शुगर। नंबर कार्बन 6 है, इसको बोलते हैं हेक्सोस शुगर, और नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो इसको बोलते हैं हेप्टोस शुगर। हेप्टोस शुगर। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइओस शुगर। अगर हम बात करें हेक्सोस शुगर जो मोस्ट कॉमन है, इसमें हम ले सकते हैं OH, OH, H, OH, H, OH, H और H। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है ये कंपाउंड होता है ग्लूकोज। तो हेक्सोस शुगर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी और साथ में एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन वाले केस में CH2OH, CO, CH2OH, OH, H, OH, H, H, H और OH। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं फ्रक्टोज। और अगर इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH को इधर कर दे, H को उधर कर दे, तो जो कंपाउंड मिलता है CHO,
CH2OH, OH, OH, H और यहाँ भी H, OH, OH, H और H। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मैनोज। तो हमें कम से कम 3 स्ट्रक्चर दिमाग में रखने हैं। एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज हेक्सोस शुगर का, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज जिसमें पॉली हाइड्रोक्सी साथ में एल्डिहाइड, लेकिन फ्रक्टोज जिसमें पॉली हाइड्रोक्सी साथ में कीटोन। ऐसे शुगर्स जिसमें पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं। तो अगर एल्डिहाइड्स हैं तो इस तरह के शुगर्स को हम बोल देते हैं एल्डोज शुगर। लेकिन अगर कंपाउंड्स के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है तो इस तरह के शुगर्स को बोल देते हैं कीटोज शुगर। तो अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज किसका एग्जांपल है, वेदर इट इज कीटोज शुगर और हेक्सोज शुगर, तो आप क्या कीटोज शुगर और एल्डोज शुगर, तो आप बोलोगे एल्डोज शुगर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, तो फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन है 4। इसका मतलब आइसोमर के बारे में आप सोचें तो टोटल आइसोमर 16 बनेंगे। तो 16 आइसोमर में यही एक मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का नाम होगा ग्लूकोज। और शुगर्स के ऊपर जिसने सबसे पहले काम किया वो साइंटिस्ट है फिशर। तो फिशर ने उस समय काम किया जब पोलैरिमीटर भी नहीं था, तो उन्होंने हाइपोथेटिकल नोमेनक्लेचर दे दिया और वो नोमेनक्लेचर दे दिया डीएल नोमेनक्लेचर। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जब मैं करेक्ट फिशर में, करेक्ट फिशर मतलब वर्टिकल लाइन पे कार्बन होना चाहिए, आयोपैक नंबरिंग हमेशा यहाँ से होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ऐसे एटॉमिक ग्रुप होने चाहिए जिसमें कार्बन नहीं है। जैसा अगर हम शुगर की बात करें तो ये पोजीशन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा। वर्टिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वर्टिकल पोजीशन पे कार्बन होंगे, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ऐसे एटॉमिक ग्रुप होंगे जिसमें कार्बन नहीं है। शुगर का पॉइंट ऑफ व्यू OH। क्लियर? तो अगर इस पर्टिकुलर में राइट हैंड साइड में OH होगा तो उसके लिए हम नाम देंगे D, और यही OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इस पर्टिकुलर का नाम देंगे हम L। तो ये डीएल नोमेनक्लेचर डेराइव्ड हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें सबसे एक ही कायरल कार्बन है, और इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन पे अगर हमने OH को राइट हैंड साइड में डाला तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसी का अगर हम मिरर लें तो मिरर लेने जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में OH लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इस पर्टिकुलर बोलोगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मैं ग्लूकोज वाले केस में देखूं तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है, इसको बोलोगे D। यहाँ OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको बोलोगे L। यहाँ भी D और यहाँ भी D। अगर हम फ्रक्टोज में देखें तो फ्रक्टोज में भी इस कार्बन पे OH लेफ्ट मतलब L, राइट D, राइट D। ये हमें कायरल कार्बन भी देखना है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे नहीं, जिसमें कायरलिटी नहीं है, H सेम है, इसलिए हम OH को इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस वाले केस में देखें तो यहाँ पे भी L, L, यहाँ पे D और यहाँ पे D। तो मैनोज के ऊपर अगर देखा जाए तो ये हो गया D। लेकिन अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH अगर लेफ्ट में हो तो इसका बोलते हैं L फॉर्म ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये L फॉर्म है। अगर इसको देखें तो लास्ट वाली कायरल कार्बन पे, लास्ट यही है, एक ही यही, लास्ट वाली कायरल कार्बन पे OH राइट में है, इसको बोलते हैं D फॉर्म ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये मॉलिक्यूल D फॉर्म है या L फॉर्म है, तो इस केस में हमें लास्ट वाले कायरल कार्बन देखना है कि लास्ट वाले कायरल कार्बन पे OH राइट में, इसका लिए है D फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और अगर आपको L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाना हो तो इसको चेंज नहीं करना है, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेना है, और जो पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होगा वो मिरर इमेज होगा L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर आपने केवल इसको चेंज कर दिया तो L फॉर्म तो होगा, लेकिन वो ग्लूकोज का L फॉर्म नहीं होगा। तो दिमाग रखना है D का मिरर हमेशा L, L का मिरर हमेशा D। स्टीरियोकेमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू R का मिरर हमेशा S, D का मिरर हमेशा L। तो अगर ये D ग्लूकोज है तो इसका जो मिरर बनाओगे दैट मिरर इज द L ग्लूकोज। जैसे इसी तरह आपने फ्रक्टोज बनाया तो फ्रक्टोज में OH राइट हैंड साइड में है, लेकिन लास्ट वाले कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है L फ्रक्टोज, सॉरी D फ्रक्टोज। और अगर हम इसका मिरर इमेज ले लें तो जो कंपाउंड बनेगा वो L फ्रक्टोज। तो OH राइट, D फ्रक्टोज, मिरर इमेज L फ्रक्टोज। इस तरह ये मैनोज है, तो मैनोज में भी OH
राइट हैंड साइड में, इसका मतलब ये बोलोगे आप डी मैनोज। इसका मिरर ले लें एल मैनोज। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ भी OH राइट में है, लेकिन इसको मैंने क्या बोला, डी ग्लूकोज। इसमें OH राइट में है, लेकिन ये क्या है, डी मैनोज। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डी का मिरर एल, एल का मिरर डी, आर का मिरर एस, एस का मिरर आर। तो मोनोसेक्राइड्स में नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेके 7 तक वेरी कर सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जांपल है ट्राइओ शुगर का, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज क्लियर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल है हेक्सो शुगर का। इन शुगर्स में जो मोनोसेक्राइड्स में कॉमन शुगर्स हैं, वो कॉमन शुगर हैं पेंटोज और हेक्सो शुगर। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इवन जिसे हम लैक्टोज बनाएंगे मिल्क में, तो उस पर्टिकुलर वो सारे एग्जांपल हैं हेक्सो शुगर के। और डीएनए और आरएनए में जो पाए जाते हैं राइबोज शुगर, वो शुगर सारे एग्जांपल हैं पेंटोज शुगर के। तो नेचर में जो कॉमनली फॉर्म शुगर्स हैं, वो शुगर्स हैं पेंटोज और हेक्सो शुगर। अब हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स का। तो अगर एक मोनोसैकेराइड्स, इसमें कोई मोनोसैकेराइड ले लो, जैसे मान लो मैंने हेक्सो शुगर लिया और हेक्सो शुगर का मैंने ग्लूकोज ले लिया, तो एक मोनोसैकेराइड यूनिट या किसी दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट से कंबाइन करें और एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दे, तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। यही डाइसैकेराइड जब किसी और एक मोनोसैकेराइड से कंबाइन कर ले तो उसको बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। ये किसी और से कंबाइन कर ले टेट्रासैकेराइड। तो इसका मतलब अगर 2 से लेकर 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन कर ले तो उन सारे स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। मतलब 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर कहीं कंबाइन हो जाए तो वो स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ये सारे एग्जांपल किसके बन जाएंगे, ओलिगोसैकेराइड। इन सारे सैकेराइड्स में जो मोस्ट कॉमन सैकेराइड्स है वो सैकेराइड है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल हम बाद में दिखाएंगे, जैसे होगा माल्टोज, जैसे होगा लैक्टोज, जैसे होगा सेलुलोबायोज। तो कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं ओलिगोसैकेराइड्स हैं डाइसैकेराइड। और यही नंबर अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। मतलब अगर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, देन सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। तो इसके भी एग्जांपल बनेंगे, वो एग्जांपल होंगे स्टार्च और एग्जांपल होगा सेलुलोज। तो स्टार्च एंड सेलुलोज इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोबायोज इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, नॉट लैक्टोज, गैलेक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लियर? अब एक एक स्ट्रक्चर को लेके चले और ग्लूकोज जो आपके कोर्स में है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है उसको लेके चलते हैं। तो ये आपने स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, CH2, CH2OH, OH, OH, H, OH, H, OH, H और H। ये जो पर्टिकुलर है ये है डी ग्लूकोज। आपको मालूम है कि अगर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के ऊपर अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन करा दें तो ये अल्कोहल इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके पहले बनाता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। और इस हेमी एसिटल के ऊपर फर्दर अल्कोहल का अटैक होता है और अटैक होने के बाद जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड होता है एसिटल। तो इसका मतलब यहां भी एल्डिहाइड है और सिस्टम में इतने सारे अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप भी इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके पहले बना सकते हैं हेमी एसिटल। तो इसका मतलब हेमी एसिटल की बात करें तो इसी में कोई ना कोई OH ग्रुप इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें मालूम है कि 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इस OH का इसके ऊपर अटैक कराऊं और अटैक कराने के बाद हेमी एसिटल के फॉर्मेशन के बारे में सोचूं तो इससे जो रिंग मिलेगी वो रिंग होगी 6 मेंबर रिंग। आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। लेकिन साथ साथ जब इसके ऊपर अटैक होगा तो जो हेमी एसिटल मिलने वाला है ये हेमी एसिटल कायरल भी होगा और जब कायरल होगा एक बार मैं OH को इधर का साइड लिख दूंगा और ऐसे स्ट्रक्चर बना लूंगा और एक बार OH को मैं इधर के साइड लिख लूंगा और स्ट्रक्चर में ऐसे बना लूंगा। तो इसका मतलब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगी। क्लियर? इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगी। एक बार केवल OH को इधर लिख लेना है इस कार्बन पे
और एक बार OH को हमें इधर लिख लेना है सेम इसी पर्टिकुलर कार्बन पे, क्लियर। और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा नीचे CH2OH, ये ऐसे ही है। इस पर्टिकुलर कार्बन पे, इस कार्बन पे आपने लगा रखा है H H OH H, इसी को आगे बढ़ा रहे हो। जो इधर के साइड है उसको यहां भी इधर लिखने हैं OH H OH, और इसी पर्टिकुलर काइरल कार्बन पे, इसी पर्टिकुलर काइरल कार्बन पे यही एल्डिहाइड के ऊपर काइरलिटी जनरेट हो रही है। इससे मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एक बार OH इधर लिखूं और एक बार OH इधर लिखूं, तो इसमें पहले मैं इधर लिखूं तो ये OH और ये H, और इसी कार्बन से लाकर इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, क्लियर। इसी तरह से अगर OH इधर की जगह उधर हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे नीचे कोई चेंज नहीं, CH2OH, इसी को आगे बढ़ाते हुए रिंग बनाना है OH H OH, और इधर कर दो H और यहाँ पे OH, यहाँ H यहाँ OH यहाँ H और यहाँ पे H, और इसको आगे बढ़ाते हुए रिंग बना दो। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जब मैं OH को राइट हैंड साइड में लिखूंगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा अल्फा डी ग्लूकोज। और जब मैं स्ट्रक्चर को राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, इसमें OH को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की अगर बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज दो तरह के हैं, एक है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। स्टीरियोकेमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो कार्बोनिल कार्बन था, इसी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH ने अटैक कर दिया, और OH ने अटैक करके एक बार OH को राइट में लिखते हुए अल्फा डी ग्लूकोज और एक बार लेफ्ट में लिखते हुए इसको हमने बोल दिया बीटा डी ग्लूकोज। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें और ये ग्लूकोज है, और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे ले लूं CH2OH OH OH H और यहाँ भी H OH OH H और ये H। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को मैंने बोला था ये है मैनोज। तो अगर आप ग्लूकोज को और मैनोज को ध्यान से देखो तो ग्लूकोज और मैनोज में इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब टू सुगर यूनिट्स which differ only at one chiral center। और अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं कि क्या ये एनसोमर है डायस्टेरियमर्स है, तो अगर इन दोनों का मिरर देखें तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज में नहीं है। यहाँ पे तो इमेज की बात करेंगे लेकिन नीचे का इमेज नहीं आएगा। इसका मतलब मैनोज और ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और अगर सुपर इम्पोज करने के बारे में सोचूं और इसको उठा के इसके ऊपर डालूं तो ये आपस में सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा डायस्टेरियमर्स। इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि टू डायस्टेरियमर्स of sugar which differ only at one chiral center is called as epimer। आपसे पूछ सकता है what is epimer, तब क्या कहोगे? ऐसे दो शुगर के मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के सुपर इम्पोज में ना करें, एक दूसरे का मिरर इमेज में ना हो, मतलब एक दूसरे के डायस्टेरियमर्स हो, और वो डिफरेंस केवल एक जगह के कायरल कार्बन के डिफरेंस के कारण आ रहा हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है एपिमर। क्लियर? ये कायरल कार्बन का डिफरेंस यहाँ भी हो सकता है, ये कायरल कार्बन का डिफरेंस यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो कहीं भी अगर कायरल कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर को बोलते हैं एपिमर। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफरेंस आ रहा है उसको बोल देते हैं वो एपिमर। जैसे यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है? 2 कार्बन पे, तो आप इसको बोलोगे C2 एपिमर। अगर किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे डिफरेंस आता C3 एपिमर, डिफरेंस अगर यहाँ पे आता C4 एपिमर। The two diastereomers of sugar which differ only at one chiral center is called as epimer। लेकिन इसको ध्यान से देखो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों भी आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, और ये डिफरेंस हो रहा है केवल एक कायरल कार्बन पे, और ये कायरल कार्बन वो कायरल कार्बन है जो पहले एल्डिहाइड था। इसका मतलब
टू डायस्टीरियमस ऑफ सेम मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए, शुगर का। शुगर में ही बात करते हैं, तो टू डायस्टीरियमस ऑफ शुगर which differ only at one chiral center, and that chiral center was originally the carbonyl carbon in the open chain structure। इसी पर्टिकुलर एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन से ये और ये फॉर्म हो रहा है, मतलब टू डायस्टीरियमस ऑफ शुगर which differ only at one chiral center, and that chiral center was originally the carbonyl carbon in the open chain structure, that may be aldehyde, may be ketone, clear? Carbonyl carbon in the open chain structure is called as anomer। तो दो टर्म आते हैं, एक आता है इपिमर और एक आता है एनोमर। तो इपिमर मतलब इनमें कहीं भी डिफरेंस आ जाए, तो उसको बोलोगे इपिमर है, जैसे ग्लूकोज और मैनोज। लेकिन एनोमर मतलब इस पे चेंज हो और कायरलिटी क्रिएट हो और कायरलिटी के कारण डिफरेंस हो जाए, तो उस पर्टिकुलर को बोलते हैं एनोमर। मतलब टू डायस्टीरियमस ऑफ शुगर which differ only at one chiral center, and that chiral center was the carbonyl carbon in the open chain structure are called as anomer। तो alpha D glucose and beta D glucose are an example of anomer, while glucose and mannose are an example of epimer। अब अगर हम बात करें इन तीनों के बारे में, तो यहाँ पे आपने देखा एल्डिहाइड है और बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप हैं और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। और आपको मालूम है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है तो ग्लूकोज का रियल एग्जिस्टेंस इस रूप में नहीं होगा, बल्कि ग्लूकोज का रियल एग्जिस्टेंस या तो अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म होगा या बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ये लगभग 64% होता है और ये लगभग 36% होता है, क्लियर? और वेरी लेस 0.02% जिसकी एग्जिस्टेंस होती है वो होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन समझाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर देते हैं, सिंप्लिसिटी को दिखाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो ग्लूकोज का रूप है वो ग्लूकोज का रूप जो होगा वो या तो होगा अल्फा डी ग्लूकोज या तो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसने प्रपोज किया वो साइंटिस्ट थे फिशर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले काम किया था, तो ये साइंटिस्ट थे फिशर। तो ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का फिशर फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज का ये फिशर फॉर्म। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये कि यहाँ कार्बन नहीं है, लेकिन देखने से हमें फील हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कार्बन है। तो सेकंड स्ट्रक्चर जिसने प्रपोज किया वो साइंटिस्ट थे हावर्थ। उन्होंने बोला कि 6 मेंबर रिंग ऐसी होती है, तो ये 6 मेंबर रिंग भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया उन्होंने इस 6 मेंबर रिंग को ऐसा सोचा, ये ऑक्सीजन हमेशा राइट हैंड साइड में टॉप पोजीशन पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और इस पोजीशन पे सिक्स्थ। तो ये सिक्स्थ है, तो ये आपके पास CH2OH और ये H, ये हो गया सिक्स्थ। कार्बन के पॉइंट्स ऑफ व्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। और रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। रिंग के अंदर जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको इन्होंने नीचे लिखा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इस पर्टिकुलर इन्होंने ऊपर लिखा। तो जैसे अगर इस पर्टिकुलर के बारे में सोचूं तो राइट हैंड साइड में है, मतलब ये नीचे, ये भी राइट हैंड साइड में है नीचे, ये राइट हैंड साइड में है नीचे, ये भी राइट हैंड साइड में है नीचे। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चीज है, यहाँ पे आपने देख लिया H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे H। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हावर्थ का अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म है। अगर इस पर्टिकुलर की बात करूं कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो यहां भी 6 मेंबर रिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये कार्बन हो गए। इस पर्टिकुलर में लेफ्ट में, राइट में सॉरी H है, तो यहाँ H हो गया, यहाँ OH है, ये OH, ये H और ये OH, स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे OH, H, OH, H, H और CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ रिप्रेजेंटेशन। तो इस
स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों OH एक दूसरे के सिस हैं, ये दोनों OH ट्रांस हैं, ये दोनों OH ट्रांस हैं और ये भी एक दूसरे के ट्रांस हैं। यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण डिस्ट्रीब्यूटिविटी कम हो जाएगी। लेकिन उसको देखें तो ये दोनों OH भी एक दूसरे के ट्रांस हैं, ये भी ट्रांस हैं, ये भी ट्रांस हैं और ये भी ट्रांस हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर में कोई भी एक दूसरे के सिस नहीं है। अच्छा, कोई भी एक दूसरे के सिस नहीं है मतलब वॉन डेर वाल रिपल्सन मिनिमम होगा। और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एडिशनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज। और इसलिए मैंने बोला था कि ये मॉलिक्यूल 64% होगा और ये मॉलिक्यूल आपका 36% होगा। और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसकी अमाउंट काफी कम, ये वैल्यू हो गई 0.02%। तो ग्लूकोज की रियल एक्सिस्टेंस या तो बीटा डी ग्लूकोज या तो अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान से देखिए, अगर मैं एनोमेरिक कार्बन पे, यही एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो ये स्ट्रक्चर होगा अल्फा डी ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन पे अगर मैं OH को ऊपर लिखता हूँ तो स्ट्रक्चर होगा बीटा डी ग्लूकोज। तो आपने अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा, अभी जो आपने कंपाउंड बनाया वो कंपाउंड है अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ रिप्रेजेंटेशन, बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये कि 6 मेंबर रिंग ऐसी होती है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए लेकिन ये एंगल 120 डिग्री है। तो जैसे साइक्लोहेक्सेन का चेयर और बोर्ड फॉर्म प्रपोज किया गया, चेयर और बोर्ड फॉर्म प्रपोज किया गया और चेयर फॉर्म में बोला गया कोई भी रिपल्सन नहीं है इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इस 6 मेंबर रिंग को भी मैं ऐसे लिखूंगा जिसमें चेयर और बोर्ड फॉर्म होगा और चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड। इसलिए हम जो नया स्ट्रक्चर प्रपोज करेंगे वो स्ट्रक्चर होगा चेयर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो चेयर फॉर्म ग्लूकोज को बनाने में ये दिमाग में रखना है कि ये 6 मेंबर रिंग ऐसे बना ले। राइट हैंड साइड में टॉप पे ऑक्सीजन था तो टॉप पे ऑक्सीजन रख लिया। जो नीचे OH दिखाई दे उस OH को नीचे रखना है, जो OH ऊपर दिखाई दे उस पर्टिकुलर को ऊपर रखना है। जैसे इस पर्टिकुलर पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है। इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH नीचे है तो यहाँ भी आप OH को नीचे रख लो। इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH नीचे है तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे भी आपने OH को नीचे रख लिया। इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH ऊपर, इस कार्बन पे OH ऊपर हो गए। इस पर्टिकुलर कार्बन पे नीचे है तो यहाँ आप नीचे रख लो और यहाँ पे CH2OH ऊपर है तो यहाँ आपने CH2OH को ऊपर कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर बीटा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म बनाओ ये हावर्थ था। तो अगर बीटा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म बनाओ तो सेम ऐसे ही ये 6 मेंबर रिंग, फर्स्ट पे OH ऊपर मतलब यहाँ पे आपने OH को ऊपर कर दिया, सेकंड पे नीचे यहाँ आपने नीचे कर दिया, थर्ड पे ऊपर कर दिया, फोर्थ पे नीचे यहाँ आपने नीचे कर दिया और फिफ्थ पे CH2OH ऊपर आपने यहाँ पे कर दिया। तो ये जो रिंग बनी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ये और कार्बन कॉरस्पॉन्डिंग ये 6 कार्बन। क्लियर? तो अगर अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में सोचें तो अल्फा डी ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर्स हैं और अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में सोचें तो ग्लूकोज के आपने जो स्ट्रक्चर बनाए CH2OH, OH, OH, H, OH, H, OH, H और H। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का फिशर, अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ, अल्फा डी ग्लूकोज का चेयर। फिशर, बीटा डी ग्लूकोज का फिशर, बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ और बीटा डी ग्लूकोज का ये पर्टिकुलर चेयर फॉर्म। तो ग्लूकोज के इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो आपको मालूम है कि एल्डिहाइड के ऊपर अगर अल्कोहल का रिएक्शन करा दें तो अल्कोहल के रिएक्शन से पहले बनता है हेमी एसिटल। लेकिन अगर हेमी एसिटल के ऊपर वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये हेमी एसिटल ब्रेक होकर एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ H होगा तो H के करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, R होगा तो R के करस्पॉन्डिंग कीटोन। तो जब हेमी एसिटल के ऊपर वाटर का रिएक्शन कराओगे तो ये फ्री एल्डिहाइड कीटोन बना लेगा और एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे तो ये हेमी एसिटल बना लेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर अल्फा डी ग्लूकोज को प्योर फॉर्म वाटर के अंदर डाल दूं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपने बोला था डायस्टीरियमस है।
तो अल्फा डी ग्लूकोज का प्योर फॉर्म, प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर के अंदर डाल दो, तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोटेशन, जो स्पेसिफिक रोटेशन आती है वो आती है 112.2 डिग्री, मतलब 112.2 डिग्री, और ये वैल्यू आएगी प्लस में मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 है, इस पर्टिकुलर को वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये अपना हेमी एसिटल फॉर्म ब्रेक कर फ्री एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन घटकर 52.7 डिग्री हो जाती है, ये वैल्यू प्लस में। तो जब प्योर अल्फा डी ग्लूकोज के क्रिस्टल को वाटर के अंदर डालते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 से घटकर 52.7 डिग्री हो जाती है, और जो प्योर क्रिस्टल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 18.7 डिग्री, जो प्योर क्रिस्टल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जिसके स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 18.7 डिग्री को वाटर के अंदर डालते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़कर 18 से 52.7 हो जाता है। तो दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन is called as mutar rotation। अगर पूछा जाए what is mutar rotation, तो mutar rotation क्या है कि when crystal of pure alpha D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from 112.2 degree to plus 52.7 degree, and when crystal of pure beta D glucose is dissolved in water, then its specific rotation increases from plus 18.7 degree to plus 52.7 degree। This change in specific rotation is called as mutar rotation। तो इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर हेमी एसिटल फॉर्म में है और उस हेमी एसिटल फॉर्म में अगर हमने वाटर डाल दिया तो वो हेमी एसिटल फॉर्म अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और ओपन चेन स्ट्रक्चर में आने से उसकी स्पेसिफिक रोटेशन में कुछ चेंज आएगा, और उसी चेंज के बेसिस पे आपने नाम दे दिया है कि ये दोनों आपस में म्यूटर रोटेशन करते हैं। क्लियर? तो अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डालने से स्पेसिफिक रोटेशन घटेगा और बीटा डी ग्लूकोज को वाटर के अंदर डालने में स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ेगा, और उस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटर रोटेशन। एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखना है कि हमें मैथ्स नहीं लगाना है। मैथ्स नहीं लगाना मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू। ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली बैकग्राउंड के बेसिस पे जब मॉलिक्यूल्स को पोलैरिमीटर में डाला गया तो ये सारी वैल्यू देखी गई, मतलब यहाँ पे मैथ्स नहीं लगाना है। तो अब सारे ड्रॉबैक्स को हटाते हुए जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का प्रपोज किया जाएगा वो स्ट्रक्चर होगा चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होगा अल्फा डी ग्लूकोज जिसको हम ऐसे लिखेंगे, और एक स्ट्रक्चर होगा बीटा डी ग्लूकोज जिसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? आपको मालूम है कि सर हेमी एसिटल हो और इस हेमी एसिटल के ऊपर अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन हो तो अल्कोहल के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा एसिटल। तो सिस्टम में हेमी एसिटल है और बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप भी इस हेमी एसिटल के ऊपर अटैक करके एसिटल लिंकेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर मैंने ले लिया यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे मैंने ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें OH की पोजीशन ऐसी है, ये मॉलिक्यूल है अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर? इस अल्फा डी ग्लूकोज को अगर किसी कंटेनर के अंदर डालें तो बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर होंगे। मैं समझाने के लिए केवल 2 लेके चल रहा हूं कि आपने यहाँ पे 2 अल्फा डी ग्लूकोज का कंपाउंड ले लिया, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर हेमी एसिटल है, साथ में बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप इस हेमी एसिटल के ऊपर अटैक करके जो कंपाउंड बनाने वाले हैं वो होगा एसिटल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वो OH उस हेमी एसिटल के ऊपर अटैक करेगा जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो और साथ में मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो ये वैल्यू देखी जाती है हेमी एसिटल का फर्स्ट कार्बन, और इधर का जो ऑक्सीजन लोगे वो ऑक्सीजन की पोजीशन होगी 4th पोजीशन, और इस पोजीशन से अगर मैं यहाँ से वाटर को निकाल दूँ तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड हो जाएगा एसिटल। तो इस पर्टिकुलर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो जो स्ट्रक्चर निकलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें यहाँ पे O
अटैचमेंट के बेसिस पे यहाँ पे आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें ये OH नीचे, ये OH, ये OH, ये CH2OH, ये OH, ये OH, यहाँ पे OH और ये CH2OH। मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे OR मतलब लिंकेज कौन सी है? एसिटिल। तो अल्फा डी ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन से जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड होता है माल्टोज। वो कंपाउंड होगा माल्टोज। तो एक का आपने फर्स्ट पोजीशन लिया हुआ है और दूसरे का आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन लिया हुआ है। मतलब इसी एसिटल लिंकेज या ईथर लिंकेज इन केस ऑफ शुगर इज सिंपली कॉल्ड एज 1,4 और लिंकेज कौन सी? अल्फा। तो आप सिंपली बोलोगे, ये तो आपने लिंकेज बोला, ये पोजीशन बोला, लेकिन जो लिंकेज है उस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ये सिंपल ग्लाइकोसाइड्स। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स या व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, the glycosides or glycosidic bonding is simply the ether linkage or simply the acetal linkage in sugar is called as glycosidic bonding या glycosides। तो जब एक अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ, इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसकी फोर्थ पोजीशन, मतलब लिंकेज अल्फा 1,4। अल्फा जब भी लिखोगे नीचे लिखोगे, बीटा जब भी लिखोगे ऊपर लिखोगे। एरोमेरिक कार्बन पे नीचे अल्फा OH, ऑक्सीजन ऊपर बीटा। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ और लिंकेज अल्फा के थ्रू हुआ, पोजीशन 1,4 हुआ, तो इसको हम सिंपल बोल देते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट कंपाउंड इज द माल्टोज। और इसे माल्टोज को आगे दूसरे ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन करते चले जाएं, मतलब मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, लास्ट में आगे रिएक्शन करते चले जाएं। जो पॉलीसैकेराइड होगा दैट पॉलीसैकेराइड इज द स्टार्च। तो मोनोसैकेराइड है डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, डाइसैकेराइड है माल्टोज और पॉलीसैकेराइड है दैट पॉलीसैकेराइड इज द स्टार्च। यही अगर अल्फा डी ग्लूकोज की जगह मैं बीटा डी ग्लूकोज लूं, अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की जगह मैं बीटा डी ग्लूकोज लूं और बीटा डी ग्लूकोज से मैं ये स्ट्रक्चर प्रपोज करूं और इस बीटा डी ग्लूकोज का दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन कराकर दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन कराकर यहां से भी वाटर को निकाल दो, तो यहां से भी जो कंपाउंड बनने वाला है दैट कंपाउंड विल बी द एसिटल। पोजीशन यहां भी सेम है, लिंकेज में चेंज है। जो स्ट्रक्चर यहां प्रपोज करोगे वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से होगा, मतलब बीटा डी ग्लूकोज का दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन लिंकेज कौन सी है? बीटा। तो यहां जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। तो ये भी एक हेमीएसिटल को आपने एसिटल में कन्वर्ट किया, लेकिन लिंकेज में डिफरेंस किया। ये लिंकेज है बीटा, ये लिंकेज है अल्फा। तो जब बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करते हैं तो वो स्ट्रक्चर बनते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है सेलुबायोस। और ये भी आगे पॉलीमराइज करता चला जाए, तो जिसका पॉलीमर होगा दैट पॉलीमर इज द सेलुलोज। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो कंपाउंड होता है माल्टोज पॉलीमराइज करता है तो कंपाउंड बनाता है स्टार्च। क्लियर? स्टार्च के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हम बोलते हैं एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज वो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसका अमाउंट लगभग 15 से 25% के आसपास होता है। दूसरा एमाइलोपेक्टिन, मतलब वो पॉलीमर का पार्ट जो वाटर में डिजॉल्व ना हो उसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। उसमें ब्रांचिंग वगैरह होती है। तो अगर ब्रांच की बात करें तो ब्रांचिंग इसी OH का अटैचमेंट से बन जाता है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि स्टार्च में ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग के बेसिस पे दो चीजें हैं, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन्स। क्लियर? और अगर हम सेलुलोज में चलें तो इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो इस पर्टिकुलर में बीटा डी ग्लूकोज के साथ कॉम्बिनेशन से सेलुबायोस
पॉलीमराइजेशन से सेलुलोज। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज के साथ कॉम्बिनेशन से माल्टोज, ब्रांचिंग को ले ले तो एमाइलोपेक्टिन्स, एमाइलोज, और उससे जो बन जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। क्लियर? अगर मैं मैनमेड चीजों को देखूं और मैनमेड चीजों को बनाने के बारे में सोचूं तो उसमें एक आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज को बनाने के लिए हम फ्रक्टोज का हेल्प लेंगे। तो फ्रक्टोज का अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर देखूं तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो इस पर्टिकुलर में 6 मेंबर रिंग तो ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जो सुक्रोज बनता है वो 5 मेंबर रिंग से आता है। तो उसमें मैं इस OH का अटैक इस कार्बन पे कराऊंगा और इसको तोड़ूंगा। तो यहां मैं 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करूंगा और ये 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसी होगी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं OH को इस कार्बन पे जो काइनेटिक क्रिएट हो रही है इस पे OH को अगर मैं ऊपर लिखूं तो वो फॉर्म हो जाएगा बीटा। इसी OH को नीचे लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, नीचे लिखूं अल्फा, ऊपर लिखूं बीटा। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर OH और ये CH2OH, OH ऊपर मतलब फॉर्म होगा बीटा। इसी OH को अगर नीचे लिख दूं और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लो, स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा बना लूं, यहाँ पे कर दूं OH, यहाँ कर दूं CH2OH। यहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो इसका मतलब थर्ड पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो थर्ड पे अगर मैं H को देखूं तो H यहाँ है, OH यहाँ है, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये H और ये CH2OH। इस तरह यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग OH और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग H। तो इस पर्टिकुलर के देखूं तो इसमें भी वही चीज, मतलब H यहाँ होगा, OH यहाँ होगा, तो ये OH यहाँ होगा, H यहाँ होगा, H और ये CH2OH। तो फ्रक्टोज का अगर मैं साइक्लिक फॉर्म सोचूं तो एक साइक्लिक फॉर्म बीटा डी फ्रक्टोज और दूसरा साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म होगा अल्फा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के भी दो साइक्लिक फॉर्म है, एक फॉर्म है बीटा डी फ्रक्टोज और एक फॉर्म है अल्फा डी फ्रक्टोज इन 5 मेंबर रिंग। तो ऐसे कोई शुगर जिसमें 6 मेंबर रिंग होता है, तो इस तरह के शुगर्स को कभी कभी भी बोल देते हैं कि ये शुगर है पैरेनो शुगर, मतलब स्ट्रक्चर डेराइव हुआ है पिरिडिन। पिरिडिन 6 मेंबर रिंग है। तो ऐसे शुगर्स जो 6 मेंबर रिंग में हो उसको बोलते हैं पैरेनो शुगर, और ऐसे शुगर जो 5 मेंबर रिंग में, तो 5 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर जो डेराइव होता है वो डेराइव होता है फ्यूरॉन से। तो ऐसा शुगर जिसमें 5 मेंबर रिंग है उस तरह के शुगर्स को हम बोल देते हैं फ्यूरेनो शुगर। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ऐसे शुगर जिसमें 6 मेंबर रिंग है जैसे ग्लूकोज एग्जांपल है पैरेनो शुगर, और ऐसा शुगर जिसमें 5 मेंबर रिंग है वो एग्जांपल है फ्यूरेनो शुगर। क्लियर? तो 5 मेंबर रिंग का ये बीटा डी फ्रक्टोज एग्जांपल है फ्यूरेनो शुगर, और अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज एग्जांपल है पैरेनो शुगर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम सुक्रोज बनाते हैं वो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन से होता है। तो ग्लूकोज का अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी स्पेसिफाई करूं तो एक ग्लूकोज जो अल्फा फॉर्म में है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, यहां पे आपने ले लिया CH2OH, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन जब बीटा डी फ्रक्टोज से होता है, बीटा डी फ्रक्टोज से होता है। क्लियर? ये आपने स्ट्रक्चर ले लिया बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जब बीटा डी फ्रक्टोज के साथ केमिकल रिएक्शन होगा तो ये एक वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने से अब जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है, केवल हमने वाटर को निकाल दिया है। ये H
ये OH, ये H, ये OH, यहाँ H और ये CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड होगा आपका सुक्रोज, ये कंपाउंड होगा सुक्रोज। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी फ्रक्टोज के साथ केमिकल रिएक्शन होगा, एक वाटर निकल जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा सुक्रोज, जो हम खाने वाला चीनी लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन और फ्रक्टोज का सेकंड पोजीशन, यहाँ भी एनोमेरिक कार्बन, यहाँ भी एनोमेरिक कार्बन, तो दोनों एनोमेरिक कार्बन से OH निकलकर, मतलब एक का OH एक का H निकलकर, वाटर निकलकर हम जो कंपाउंड बनाते हैं वो ये। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन भी OR OR मतलब एसिटल, और इस कार्बन में भी OR OR मतलब ये भी एसिटल। तो इसमें एसिटल लिंकेज है, इसमें हेमी एसिटल नहीं है, लेकिन इसमें आपने क्या देखा था, इधर OR OH, यहाँ भी OR OH। तो इस डाइसैकेराइड में हेमी एसिटल लिंकेज है, लेकिन इस डाइसैकेराइड में आपका एसिटल लिंकेज है। क्लियर? तो एसिटल लिंकेज का अगर एग्जांपल पूछे, केवल एसिटल लिंकेज का एग्जांपल पूछे डाइसैकेराइड में, तो एग्जांपल है सुक्रोज का। लेकिन हेमी एसिटल लिंकेज के साथ एसिटल लिंकेज का एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल है आपका माल्टोज और सेलुलोज का। क्लियर? तो दिमाग में ये रखना है कि एक का अल्फा और दूसरे का बीटा, मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है किसका अल्फा किसका बीटा, और अगर अल्फा बीटा तो कौन सी पोजीशन, तो ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन और फ्रक्टोज का, वो फ्रक्टोज का सेकंड पोजीशन। ग्लूकोज की अल्फा लिंकेज और फ्रक्टोज का बीटा लिंकेज, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज द सुक्रोज। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर हम बात करें कि विच शुगर्स आर रिड्यूसिंग शुगर एंड विच शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो अगर आपको रिड्यूसिंग शुगर के बारे में सोचना है तो ऐसा कोई भी शुगर जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड, कीटोन्स या हेमी एसिटल लिंकेज है, कहीं भी पूरे मॉलिक्यूल्स में कहीं भी फ्री एल्डिहाइड है, कीटोन है या हेमी एसिटल लिंकेज है, तो वो सारे शुगर्स को बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो या हेमी एसिटल्स हो, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसा शुगर जिसमें केवल एसिटल लिंकेज हो, जिसके ऊपर फर्दर रिडक्शन ना हो सके, तो ये सारे शुगर्स होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसा शुगर जिसमें केवल एसिटल लिंकेज हो, मतलब कहीं भी इसकी बात नहीं करना है, केवल एसिटल लिंकेज हो, वो सारे शुगर्स होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसे शुगर जिसमें फ्री एल्डिहाइड, कीटोन या हेमी एसिटल लिंकेज है, दो शुगर्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। तो एक एक स्ट्रक्चर को चेक करें, और मान लो अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि ये अल्फा डी ग्लूकोज, क्या एग्जांपल रिड्यूसिंग शुगर का है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर का है। तो अल्फा डी ग्लूकोज को अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH है, OR है, R है और H है, इसका ये है हेमी एसिटल, और जो हेमी एसिटल है तो इसको बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर। अगर बीटा डी ग्लूकोज को भी देखो, तो बीटा डी ग्लूकोज को भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे H, OH, OR और R, तो इसमें भी चीजें हेमी एसिटल है, और हेमी एसिटल है तो ये शुगर भी होगा रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, तो मोनोसैकेराइड्स का बेसिक डेफिनेशन ही है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, शुगर्स हैं, लोअर शुगर्स हैं, उसमें अधिकतर जो बेसिक डेफिनेशन को मोनोसैकेराइड्स तो सारे कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स, मतलब ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जब डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड में थोड़ा केयरफुल होना है। माल्टोज में हेमी एसिटल रिएक्शन करके एसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एसिटल लिंकेज है, लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज है वो लिंकेज है यहाँ पे हेमी एसिटल H, R, OH और OR, लेकिन यहाँ एसिटल OR, OR, तो एक जगह एसिटल है, एक जगह हेमी एसिटल है। तो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हेमी एसिटल का रिएक्शन हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल में कहीं भी हेमी एसिटल है तो ये एग्जाम्पल भी होगा रिड्यूसिंग शुगर। इसमें भी अगर चेक करो तो यहाँ पे एसिटल लिंकेज है, लेकिन यहाँ पे हेमी एसिटल लिंकेज है, और अगर हेमी एसिटल लिंकेज है तो ये एग्जांपल भी होगा रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ध्यान से देखिए सुक्रोज को, सुक्रोज में इस कार्बन पे भी OR, OR और इस कार्बन पे भी OR और OR, मतलब सुक्रोज में कहीं भी हेमी एसिटल नहीं है,
और जब कहीं भी हेमी एसिडल नहीं है, सुक्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें, अब पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज की बात करें, तो स्टार्च जब बनाओगे तो यही चीज बार बार रिपीट करेगी, यही चीज बार बार रिपीट करेगी, मतलब ये आगे बार बार रिपीट करते हुए पॉलीमराइज कर जाएगा, ये आगे रिपीट करते हुए पॉलीमराइज कर जाएगा। और जब ये आगे रिपीट करते हुए पॉलीमराइज कर जाएगा तो इस पार्ट में कहीं भी हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है। और जो हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है तो स्टार्च एंड सेलुलोज आर एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसी में अगर मैं इस OH को बीटा डी ग्लूकोज के इस पोजीशन को ऊपर कर दूं OH को, तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो स्ट्रक्चर हो जाता है आपका गैलेक्टोज। तो जब गैलेक्टोज का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराओगे तो जो डाइसैकेराइड बनता है वो डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज में केवल अंतर यही आएगा कि यहाँ पे जो OH हमने इधर लिखा हुआ है तो ये OH इधर हो जाएगा और डाइसैकेराइड बना लेगा। और अगर डाइसैकेराइड बना दे उसको बोलते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज के अंदर भी जो बात आएगी वो ये बात आएगी हेमी एसिडल की, और हेमी एसिडल के बेसिस पे उसको भी जो बोला जाएगा वो होगा रिड्यूसिंग शुगर। अब इतने सारे शुगर्स खा लिए, अब जो बीमारी होने वाली है वो बीमारी होगी डायबिटीज। लेकिन इंसान है उसने अपनी जरूरत के हिसाब से सुक्रोज बनाया, सुक्रोज मैनमेड है, नेचर ने आपको दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन मैन ने अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिया सुक्रोज। तो अब आदमी बहुत सारा शुगर खा रहा है, उसको बीमारी हो गई है डायबिटीज, अब उसे खाना है शुगर, तो वो कुछ ऐसा लेगा जो शुगर की तरह हो लेकिन हार्मफुल इफेक्ट ना डाले, तो उसने बनाया सैकरीन। तो सैकरीन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं है, मतलब बेसिक डेफिनेशन शुगर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये शुगर नहीं है लेकिन ये मीठा है और बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो इसको मैं शुगर की जगह ले सकता हूँ। तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम सॉल्ट ऑफ सैकरीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं H ले लूँ ये सिंपल सैकरीन है, तो ये सिंपल सैकरीन है। लेकिन अगर मैं इसी का सोडियम का सॉल्ट ले लूँ तो सोडियम सैकराइड जो व्हाइट कलर का सफेद सॉलिड है जिसको सब लोग जिनको डायबिटीज है वो शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं। क्लियर? अब एक चीज और दिमाग में रखना है, जब मिठास की बात ही हो रही है तो जितने नेचुरल शुगर्स हैं उन नेचुरल शुगर्स में सबसे ज़्यादा स्वीट, और शुगर में भी स्वीटेस्ट शुगर, तो उसकी जो बात करते हैं वो बात करते हैं फ्रक्टोज। तो इसीलिए हनी में मैक्सिमम फ्रक्टोज होने के कारण वो सबसे ज़्यादा मीठा है। और अगर हम बात करें सुक्रोज को जो कि मैनमेड शुगर है, इस सुक्रोज की अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये फर्दर ब्रेक होकर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो पोलैरिमीटर के अंदर डाला गया तो देखा गया इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है 66.5 डिग्री और ये वैल्यू आती है प्लस में। लेकिन जब इसको वाटर के अंदर डाला गया तो जो स्पेसिफिक रोटेशन अब ऑब्जर्व होती है वो ऑब्जर्व वैल्यू है -22.0 डिग्री। तो पहले वैल्यू था प्लस में, अब वैल्यू आ गया माइनस में, मतलब पहले डेक्स्ट्रो था अब आ गया लीवो। तो इसी के बेसिस पे हम ये कह देते हैं कि सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर, मतलब इसने अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वर्ट कर दिया, और जब इसने अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वर्ट कर दिया तो उस शुगर को बोला जाएगा इन्वर्ट शुगर। तो सुक्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्ट शुगर। तो मेरे ख्याल से आपने आज काफ़ी मीठा खा लिया।